नमस्कार, मैं गौरव लाल हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने जीटेट यूट्यूब चैनल में। जी हां, तो आज मैं लेके आया हूं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के कुछ क्वेश्चंस जो आपको आने वाले सीटेट, स्टेट, केवीएस, यूपी टेट में काफ़ी हेल्प करेगा। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया हो, शेयर नहीं किया हो तो प्लीज़ कर दें। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, विकास की प्रक्रिया कभी समाप्त नहीं होती है, यह विचार किससे जुड़ा है? विकास की प्रक्रिया कभी समाप्त नहीं होती है, यह जो विचार है किससे जुड़ा है? पहला नंबर ऑप्शन है निरंतरता का सिद्धांत, दूसरा है एकीकरण का सिद्धांत, तीसरा है अंतःक्रिया का सिद्धांत तथा चौथा है परस्पर संबंध का सिद्धांत। तो जो विकास का जो प्रक्रिया होती है वो एकदम निरंतर होता है, जो जन्म के समय से मृत्यु तक जाती है, जिसे हम बॉम टू टॉम कहते हैं, गर्भ से लेके कब्र तक जाती है। तो ये निरंतर चलते रहता है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया को विकास कहते हैं। विकास, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इज द राइट आंसर। आगे क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा में है, प्रेरणा सीखने की प्रक्रिया में, प्रेरणा सीखने की प्रक्रिया में पहला नंबर ऑप्शन है शिक्षार्थी एक दिशा में सोचते हैं, दूसरा नंबर है छोटे बच्चों के बीच सीखने के लिए रुचि पैदा करता है, तीसरा नंबर ऑप्शन है शिक्षार्थियों की स्मृति को तेज करता है, तथा चौथा नंबर ऑप्शन है नए अधिगम से पुराने अधिगम को अलग करता है। तो जी हाँ, तो इसमें होगा बी नंबर ऑप्शन, छोटे बच्चों के बीच सीखने के लिए रुचि पैदा करता है। प्रेरणा बोला गया है, प्रेरणा के बारे में, तो मोटिवेशन से रुचि आता है बच्चों के बीच। और अकॉर्डिंग टू बीएफ स्किनर, उन्होंने कहा है मोटिवेशन इज द नेशनल हाईवे टू लर्निंग। मोटिवेशन से बच्चों में सीखने के प्रति जागृति आती है। और मोटिवेशन दो प्रकार के होते हैं, इंटरनल मोटिवेशन और एक्सटर्नल मोटिवेशन। इंटरनल मोटिवेशन जो ज़्यादा इफेक्टिव होता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा, बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 अलग अलग चरणों की पहचान निम्न द्वारा की जाती है। तो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के बारे में बताया है पियाजे जी ने, और पियाजे जी ने इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट को 4 भागों में बताया है, 4 चरणों में बताया है। तो बौद्धिक विकास के 4 चरण जिन पियाजे जी के द्वारा बताया गया है, तो सी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे बोला गया है चौथा नंबर क्वेश्चन में, वह चरण जिसमें कोई बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के बारे में सोचना शुरू करता है, रीजनिंग लगाता है। बच्चा किस चीज पर रीजनिंग लगाता है? वस्तु पे। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में बोला गया है वस्तुओं पे। तो जब बच्चा वस्तुओं पे जब तार्किक चिंतन करता है, तो उसका एज जो होता है 7 से 11 वर्ष का होता है, तब उसमें तार्किक करने की क्षमता आ जाती है किसी वस्तु के बारे में। तो उस अवस्था का नाम है मूर्त परिचालन अवस्था। जिन पियाजे का एक अवस्था है, चरण है, उस अवस्था का नाम है, जिन पियाजे जी ने 4 अवस्थाओं में इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट को बांटा है, उसी में एक ये मूर्त परिचालन अवस्था चरण है, जिसमें बच्चा तार्किक रूप से कोई वस्तु के बारे में सोचता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है? निम्नलिखित में से कौन एक बुद्धिमान युवा बच्चे का संकेत नहीं है? बुद्धिमान युवा बच्चे का संकेत नहीं है। तो बुद्धिमान बच्चा किसे कहेंगे, पहले ये समझेंगे। वह जो अमूर्त तरीके से सोचता है। अमूर्त तरीके से वही सोच सकेगा जो बच्चा बुद्धिमान होगा, लेटरल थिंकिंग करेगा। वह जो अपने आप को एक नए वातावरण में समायोजित कर सकता है। एकदम सही बात है। और जो बुद्धिमान बच्चा होगा समाज में घुल मिलकर समायोजित हो जाएगा, सोशल इंटरेक्शन करेगा। सी नंबर ऑप्शन है, वह जो बहुत जल्दी निबंध लिखने की क्षमता रखता है। वह जो बहुत जल्दी निबंध लिखने की क्षमता रखता है, यानी कि रट्टाफिकेशन। बहुत जल्दी निबंध वही बच्चा लिख सकता है जो रट सकता है। तो यहाँ पे रट्टाफिकेशन को दूर करना है, बच्चों को एक्टिविटी करा के ज्ञान का निर्माण करवाना है। जो धारा प्रवाह और उचित रूप संवाद करने की क्षमता रखता हो। तो धारा प्रवाह और उचित रूप से संवाद करने की क्षमता अच्छे ढंग से वही बात कर सकता है जिसे बुद्धि हो, जो बुद्धिमान व्यक्ति हो। तो ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। लेकिन सी जो ऑप्शन बोला गया है, वह जो बहुत जल्दी निबंध लिखने की क्षमता रखता है, वह कुछ करता नहीं है, सिर्फ उसको याद करता है, एक्टिविटी नहीं करता है। तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। और चूंकि गलत यहाँ पे नहीं बोला गया है, क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे नहीं बोला गया है, इसलिए ये सही हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है? निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं से संबंधित नहीं है? बच्चा सामाजिक कब बनेगा? सामाजिक नीड। तो पहला नंबर ऑप्शन है, शरीर से अपशिष्ट उत्पादों का नियमित उन्मूलन, जिसे मलमूत्र का त्याग भी कहते हैं, एक्सक्रिएशन करना, एक्सक्रिएट करना। दूसरा है कंपनी की आवश्यकता, समाज में लोगों के साथ रहना, घुल मिल कर रहना। ये सामाजिक बात हो गया। कंपनी की आवश्यकता यानी कि लोगों में घुल मिल कर रहना, ये सामाजिक बात हो गया, सामाजिक आवश्यकता हो गया ये। तीसरा है सराहना या सामाजिक अनुमोदन, ये भी सामाजिक आवश्यकता है, सोशल नीड है ये। और भावनात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, ये भी सोशल नीड है। बट ऑप्शन नंबर ए में बोला गया है शरीर से अपशिष्ट उत्पादों का नियमित उन्मूलन, ये जो है फिजिकल नीड है, ये जो फिजिकल नीड है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे बोला गया नहीं, इसलिए ये सही हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया है? निम्नलिखित में से कौन शिक्षार्थियों के बीच रचनात्मकता को बढ़ावा देगा? रचनात्मकता के बारे में बोला गया है, क्रिएटिविटी के बारे में बोला गया है। तो क्रिएटिविटी के बारे में देखिए ऑप्शन क्या बोलता है? स्कूली जीवन की शुरुआत से उपलब्धि लक्ष्यों पर जोर देना। दूसरा है परीक्षा में अच्छे अंक के लिए छात्रों को कोचिंग देना। तीसरा है छात्रों की अच्छी शिक्षा का व्यावहारिक मूल्य सिखाना। तथा चौथा नंबर बोला गया है प्रत्येक शिक्षार्थी की जन्मजात प्रतिभाओं पर सवाल उठाने और उनका पोषण करने के अवसर प्रदान करना। जी हाँ, यहाँ पर बोला गया है अवसर प्रदान करना, पोषण करने के अवसर प्रदान करना। ऐसी अपॉर्चुनिटी दे जहां वो अपनी प्रतिभा को निखार सकें। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये पॉजिटिव वाला पॉइंट है, बाकी सब 3 निगेटिव वाला पॉइंट है, इसलिए ये सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है डिसलेक्सिया किसके साथ जुड़ा है? डिसलेक्सिया
पहला है पठन विकार, दूसरा है व्यवहार विकार, तीसरा है मानसिक विकार, चौथा है गणितीय विकार। तो गणितीय विकार को और मानसिक विकार और व्यवहार विकार, ये तीनों में से नहीं होगा। जो डिसलेक्सिया है ये संबंधित है पठन विकार से, डिसलेक्सिया संबंधित है पठन विकार से, ठीक है। तो ए इज दी राइट आंसर हो जाएगा, राइट ऑप्शन है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। जो गणितीय विकार है उसे डिस्कैलकुलिया बोलते हैं। अब व्यवहार विकार में भी बहुत सारे आते हैं, जैसे कि बच्चा सांवेगिक रूप से व्यवहार करता है। मानसिक विकार में भी बहुत प्रकार के विकार आते हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया है? शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्द से तात्पर्य है। जी हाँ, शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्द से तात्पर्य क्या है? पाठ्यचर्या। तो पहला ऑप्शन देखिएगा, मूल्यांकन प्रक्रिया। कक्षा में, दूसरा नंबर है कक्षा में उपयोग की जाने वाली पाठ्य सामग्री। तीसरा नंबर ऑप्शन है शिक्षण के तरीके और सिखाई जाने वाली सामग्री। तथा चौथा नंबर ऑप्शन है एक दिन में होने वाली, यानी कि दिनचर्या, एक दिन में होने वाली स्कूलों में सभी गतिविधियों का अनुभव होना। यानी कि बच्चा स्कूल में पढ़ता है, खेलता है, लाइब्रेरी जाता है, कुछ एक्टिविटी करता है, तो एक दिन में कुल मिला के जितना भी गतिविधि होता है स्कूल में, उसे वह पाठ्यचर्या के अंतर्गत आता है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है बच्चे सक्रिय रूप से दुनिया की अपनी समझ का निर्माण करते हैं। यह कथन है जी, यह जो कथन है, यह कथन जुड़ा हुआ है पियाजे जी से। यह कथन जुड़ा हुआ है पियाजे जी से। पियाजे कहते हैं बच्चे सक्रिय रूप से दुनिया की अपनी समझ का निर्माण करते हैं। यह कथन पियाजे जी का है, इसलिए सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हुए, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया है? एक समस्या के रूप में एक बच्चा सॉल्वर, यानी कि कोई भी समस्या है और कोई भी बच्चा उसे उस समस्या को सोल्व करता है, तो उसका किसी सच्चाई को सोल्व करता है। बच्चा किसी समस्या के सच्चाई को सोल्व करता है, तो वो सोल्व करता है तो संभावना का मूल्यांकन करता है। तो उसका जो ब्रेन है वो किस टाइप का है, वो किस टाइप से समस्या को सोल्व करता है। तो पहला नंबर ऑप्शन है रचनात्मक, दूसरा नंबर ऑप्शन है सौंदर्य बोध, तीसरा है अमूर्त और चौथा है तार्किक। बच्चा देखिए किसी भी समस्या को अपने ढंग से मूल्यांकन करेगा, सही या गलत अपने रीजनिंग से पहचानेगा, अपने तर्क शक्ति का इस्तेमाल करेगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बच्चा तार्किक रूप से सोच के किसी भी समस्या समाधान को हल करेगा। तो डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 12 है समावेशी शिक्षा के सिद्धांत पर आधारित है। समावेशी शिक्षा के सिद्धांत पर आधारित है। पहला नंबर ऑप्शन है सामाजिक संतुलन, दूसरा है समानता और समान अवसर, तीसरा है सामाजिक अस्तित्व और वैश्वीकरण और चौथा है विश्व बंधुत्व। बोला गया है समावेशी शिक्षा के बारे में। तो समावेशी शिक्षा जुड़ा हुआ है समानता और समान अवसर से। समानता का मतलब, समावेशी शिक्षा का मतलब उस कक्षा में प्रत्येक तरह के बालक होंगे। गिफ्टेड चाइल्ड भी होगा उसमें, प्रतिभाशाली बच्चा भी होगा, दिव्यांग भी होगा। तो सब बच्चे को एक साथ
पढ़ने का अधिकार है। तो ये जुड़ा हुआ है समानता और समान अवसर से। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला गया है? समाज जो है पुरुष और महिला की भूमिकाओं को निर्धारित करता है। कौन करता है? समाज करता है। पुरुष और महिला की भूमिकाओं का निर्धारण करता है। तो ए नंबर ऑप्शन क्या बोला गया है? एक निहित निर्माण के रूप में लिंग, एक वंशानुगत बंदोबस्ती के रूप में लिंग, एक सहज निर्माण के रूप में लिंग, एक सामाजिक निर्माण के रूप में लिंग। तो समाज अलग करता है पुरुष और महिला के भूमिकाओं को। तो यह जो है यह जो टर्म है, ये लिंग जो टर्म है सेक्स बायोलॉजिकल टर्म है, बट जेंडर जो है, जेंडर का रोल जो है, जेंडर का रोल समाज ने बनाया है। जेंडर का रोल जो है समाज ने बनाया है। तो ये हो जाएगा एक सामाजिक निर्माण के रूप में लिंग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF 2005 से इसकी समझ प्राप्त होती है। तो पहला नंबर ऑप्शन है मानवतावाद, दूसरा है व्यवहारवाद, तीसरा है निर्माणवाद तथा चौथा है संज्ञानात्मक सिद्धांत। तो इसका सही आंसर होगा निर्माणवाद। बच्चा जो है एक्टिव बिल्डर के रूप में काम करता है, कुछ करके सीखता है। बच्चा निर्माणवाद का एक बहुत ही बड़ा उदाहरण है। तो ये हो जाएगा NCF, अकॉर्डिंग टू NCF बच्चा जो है, बच्चा को जो समझ होता है निर्माणवाद की तरह काम करता है। बच्चा एक्टिव बिल्डर होता है, खुद से करके खुद से सीखता है। शिक्षक जो है एक फैसिलिटेटर के रूप में काम करते हैं, सिर्फ सुविधा प्रदाता के रूप में काम करते हैं। बच्चा जो है खुद करता है और खुद सीखता है। तो NCF के अकॉर्डिंग। तो अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो सी इसका राइट आंसर हो गया। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अपसारी सोच के पैटर्न बच्चों की पहचान करते हैं जो हैं। अपसारी सोच मतलब डाइवर्जेंट थिंकिंग, जो बहुत सारे दिशाओं में सोचता है, आउट ऑफ द बॉक्स सोचता है, लेटरल थिंकिंग सोचता है, एक प्रश्न को कई तरह से बना सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा पहला है अक्षम, बी है डिसलेक्सिया, तीसरा नंबर है रचनात्मक और चौथा नंबर है लचीला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चा जो है रचनात्मक होता है। सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लीजिएगा। अपसारी सोच के बारे में बोला गया है। जो बच्चा रचनात्मक होगा वही बच्चे अपसारी सोच को जन्म देंगे। ठीक है, तो 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है? निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ववर्ती विचार की सीमा नहीं है? तो पूर्ववर्ती विचार की सीमा नहीं है, पूर्ववर्ती तो ये तो है अपलटावी, रिवर्सिबिलिटी तो है, एकाग्र होने की प्रवृत्ति भी है और अहम केंद्रिता भी है। ये जीन पियाजे जी का चरण है, उसी चरण के एक चरण की बात हो रहा है। 4 स्टेजेस दिए हैं इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट का जीन पियाजे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, सी इसकी सीमा नहीं है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया है विचार न केवल भाषा को निर्धारित करता है लेकिन इससे पहले कि यह एक विचार द्वारा आगे रखा गया था। किनका कथन है? किनका कथन है कि पहले विचार आता है
और उसके बाद भाषा आता है। विचार का प्रभाव पड़ता है भाषा पर, ना कि भाषा का प्रभाव पड़ता है विचार पे। तो ये कथन है जीन पियाजे जी का, ये कथन है जीन पियाजे जी का। तो ए इज दी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 18 नंबर। एक बच्चे को मचान देने की मात्रा एवं प्रकार में परिवर्तन इस बात पर निर्भर करता है कि, बोला गया है क्वेश्चन मचान देने की मात्रा, दिस इज कॉल्ड स्कैफोल्डिंग। जब कोई बच्चा किसी कार्य को करने में अक्षम है तो उसे सहायता प्रदान किया जाता है। तो सहायता कितना प्रदान किया जाएगा, वो बच्चा कितना कर पा रहा है, इस पे वो डिपेंड करता है। तो बच्चा कितना कर पा रहा है और कितना उसे बाकी रह गया है करने में कोई भी कार्य को, तो उतना ही उसे सहायता प्रदान की जाएगी, उतना ही उसे स्कैफोल्डिंग दी जाएगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चे के निष्पादन का स्तर, यानी कि बच्चा कितना कर रहा है, बच्चा कितना कोई भी काम कर रहा है और उससे नहीं हो पा रहा है, अगर सहायता दिया जा रहा है, उसको स्कैफोल्डिंग दिया जा रहा है, मचान दिया जा रहा है, पाड़ा दिया जा रहा है, तो उससे बच्चा उस काम को अच्छे ढंग से कर लेता है। तो वो कितना दिया जाएगा, वो हेल्प उसे कितना दिया जाएगा, वो इस बात पे निर्भर करता है कि बच्चा का जो निष्पादन का स्तर है वो कितना है। तो सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला गया है? जब बच्चे अपने अनुभवों के अनुसार प्राप्त जानकारी की व्याख्या करने की सोचते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? अगर बच्चे के पास पहले से इंफॉर्मेशन है, उससे रिलेटेड वह सोचते हैं, तो उसे कॉन्क्रीट थिंकिंग कहते हैं, मूर्त सोच कहते हैं, उसे मूर्त सोच कहते हैं। अगर बच्चे के पास पहले से इंफॉर्मेशन है, यानी कि प्राप्त जानकारी के अनुसार अगर सोचता है बच्चा, तो वो मूर्त थिंकिंग में आता है, मूर्त सोच, कॉन्क्रीट थिंकिंग। तो ए हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है? एक बच्चे के कारण आप मेरे लिए ऐसा करते हैं और मैं आपके लिए ऐसा करूंगा। ठीक है, तो कोहल वर्ग के नैतिक तर्क के किस चरण में यह बच्चा है? जी हाँ, कोहल वर्ग मॉरल डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट दिए हैं, उनके अनुसार वो कौन सा स्टेज है जिसमें ये वाला बात आता है, टिट फॉर टैट। टिट फॉर टैट किस में आता है? जैसे को तैसा। अगर आप बच्चे को कहेंगे तुम मेरे लिए ये काम कर दो, तो वो भी बच्चा बोलेगा अगर आपके लिए हम ये काम करेंगे तो इसके लिए मुझे क्या मिलेगा। ठीक है, तो इसका जो है ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, सहायक उद्देश्य अभिमुखीकरण, यानी कि विनिमय। इसे विनिमय के भी नाम से जाना जा सकता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था। अगर मेरे इस पीडीएफ को आप पाना चाहते हैं तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके देख सकते हैं। ये था कुछ कोहल वर्ग के 6 स्टेजेज, जो कि इस तरह से है, इसे आप देख सकते हैं। स्टेज 1 है, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, स्टेज 5, स्टेज 6। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।